आवाज क्लियर आ रही है, खुशी आ गई है, ठीक है। एक बार अभ्या मुझे बता दो बेटा, आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल? यस सर, ठीक है। चलो जी, तो बिल्कुल ध्यान से देखो स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स के अंदर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम प्रोडक्शन फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग इसके अंदर प्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग कर चुके हैं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने टोटल प्रोडक्ट क्या होता है हम लोगों ने ये भी कर लिया था। मॉर्निंग की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है ना। टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, हम लोगों ने ये कर लिया था। कितने बच्चों ने रिवीजन भी कर ली, कितने बच्चों ने रिवाइज भी कर लिया, चैट बॉक्स में बताओ। बेटा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क आर्यन ने रिवाइज कर लिया, वेरी गुड। दीपांशु ने भी कर लिया, वेरी गुड। अभ्या ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आज जो क्लास हो रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि आज की क्लास में अब स्टूडेंट जो हम करने वाले हैं ये एग्जाम के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम के अंदर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। और आप लोग डाल लो इसे, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। क्या क्या अजम्पशंस ली जाती हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अंदर वो भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, इसको हम लोग टेबल बोल लो, शेड्यूल बोल लो, बात एक ही है। और हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे। तो ये देखो, ये इसका ग्राफ भी बना हुआ है आपके सामने। और उसके बाद अलग अलग फेसेस, फेस 1 हम लोग देखेंगे, फेज 2, अब ये आप वाला फेज 2 नहीं है, फेज 3। तो 3 फेसेस के अंदर ये है। फिर फेस ऑफ ऑपरेशन आएगा इसके अंदर। फिर रीजन है यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस के, हम लोग रीजन देखेंगे। फेज 1 में क्या रीजन है, फेज 2 में क्या रीजन है, फेज 3 में क्या रीजन है। और उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, मुझे लग रहा है आज नहीं होगा खत्म, एक क्लास और लग जाएगी भाई, एक क्लास और लगेगी। मतलब कि फ्राइडे, कल, एक मिनट, कल कौन सा डे है? कल थर्सडे, कल शाम, फ्राइडे, फ्राइडे मॉर्निंग तक कंप्लीट होगा भाई जाके। अभी 2 क्लास और लगेंगी, 2 घंटे, टोटल 3 घंटे और लगेंगे। आज का 1 घंटा और उसके बाद 2 घंटे और, फिर जाके कंप्लीट होगा ये चैप्टर। ठीक है ना, मतलब टोटल 5 घंटे का चैप्टर है भाई। तो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से देखना। चलो जी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे, अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, आपकी चैट बॉक्स में हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फाइल नहीं है, मुझे देखना पड़ता है, तो मेरे को नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो मेरे को नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से नोट्स बना रहा हूँ। एक बार बस मुझे चैट बॉक्स में लास्ट टाइम बता दो, मैं नोट्स बना रहा हूँ। मैंने अपना फेस हटा लिया है, कैमरा मैंने अपना ऑफ कर लिया, मैंने अपना कैमरा ऑफ कर लिया है। सारे बच्चे तैयार हो, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो। हाँ जी, यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक बार मुझे मोबाइल पे फाइल खोलने दो, क्योंकि मुझे चार्ट बनाने हैं आपके लिए। मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया चार्ट बनाता हूँ प्रोडक्शन चैप्टर के। ये कौन सा बच्चा लेफ्ट कर गया भाई? अभ्या और आर्यन ही रह गए बस, बाकी के कहाँ चले गए भाई? बाकी लेफ्ट करने को थोड़ी ना बोला था। दीपांशु चला गया, कोई नहीं, चलो मैं करवा रहा हूँ आपको, आप देखो वो अपने आप आ जाएंगे। खुशी दोबारा से आ गई अपने आप, ठीक है। प्रियांशु भी आ गया,
मुझे एक बार मोबाइल पे चैप्टर निकालने दो प्रोडक्शन वाला, क्योंकि चार्ट बनाऊंगा ना आपके लिए, नोट्स बनवाऊंगा तो आपको मजा आएगा। तो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है भाई। चलो जी, तो मैं आपके साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके साथ निकाल लेता हूं। यहाँ पे ये आ गई। अरे दीपांशु भाई कहाँ चले गए थे? दोबारा से ज्वाइन नहीं हो पाएगा ऐसे अब, क्योंकि स्क्रीन हट जाएगी, दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा मैं किसी को। क्योंकि पहले क्या होता है, मैं मोबाइल पे आपकी चैट बॉक्स देख रहा होता हूँ, तो अब मुझे पता नहीं लगेगा ये। चलो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई है। एक बार मुझे लास्ट टाइम मुझे बता दो आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई है या नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आर्यन कह रहा है यस सर, वेरी गुड। चलो चलो जी, बिल्कुल ध्यान से देखो फिर। तो यहाँ पे चार्ट बनाएंगे। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है प्रोडक्शन, वो हमारा चल रहा है। टॉपिक हमारे पास क्या है? रिटर्न। लिख लो मेरे साथ साथ, रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ वेरिएबल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमें पढ़ना है। तो लॉ का मतलब क्या है? एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। लॉ का मतलब क्या है? एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। ठीक है जी। रिटर्न टू फैक्टर का लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन का एक सिद्धांत है। अच्छा, लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन में होगी या लॉन्ग रन में? शॉर्ट रन के अंदर। तो किस में होगी ये? शॉर्ट रन के अंदर। और शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है सर? फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं आता। फिक्स फैक्टर के अंदर चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल फैक्टर के अंदर, हाँ जी, जो वेरिएबल फैक्टर होगा उसमें चेंज आएगा। तो वेरिएबल फैक्टर के अंदर क्या होगा? चेंज आएगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना। जो यहाँ पे हमारा लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन है, ये 3 फेसेस में जाएगा। फेस 1, फेस 2 और फेस 3। तो 3 फेसेस के अंदर ये जाएगा। ठीक है यहां तक? यस सर। फेस 1 में देखो क्या है। फेस 1 के अंदर क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखना। अच्छा, पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है पहले वो समझ लेते हैं, और उसके बाद फेस 1 में आएंगे, फिर फेस 2 में आएंगे, फिर फेस 3 के अंदर आएंगे। ठीक है ना? पहले एक बार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को एक बार समझ लेते हैं। चलो, तो मुझे दोबारा से आपको एक मिनट। तो यहाँ पे दोबारा से मैं आ गया हूं आपके साथ मोबाइल पे, और दोबारा से मैं आपके साथ पीडीएफ फाइल शेयर करने जा रहा हूं। तो हमारे साथ कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे साथ दीपांशु है, अभय है, आर्यन है, खुशी है। ठीक है, ये सारे बच्चे हमारे साथ हैं। ठीक है जी। तो ये आपके सामने पीडीएफ फाइल आ गई है।
चैट बॉक्स में बताओ। अब मुझे आपका चैट बॉक्स दिखाई दे रहा है, मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या आपके सामने पीडीएफ फाइल आ गई है या नहीं। यस सर, आर्यन कह रहा है यस, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे रिटर्न टू अ फैक्टर। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भैया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, और उसके बाद जो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है ये कितने फेसेस के अंदर डिवाइड है। हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ कितने फेस के अंदर इसे डिवाइड किया गया। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है कितने फेस के अंदर इसे डिवाइड किया। वेरी गुड आर्यन, दीपांशु, 3 फेस के अंदर, वेरी गुड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब क्या, रेफर्स टू, अच्छा यहां से मत पढ़ो, सॉरी यहां से मत पढ़ो, सीधे ये स्टेटमेंट में आ जाओ, सीधे इस स्टेटमेंट में आ जाओ। क्या बता रहा है, कह रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट वी इंक्रीज क्वांटिटी। अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड। तो एक इनपुट को हम क्या करेंगे, अगर हमें अपनी इंक्रीज करनी है क्वांटिटी तो एक इनपुट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और अदर इनपुट्स को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीज, ठीक है जी, एंड फाइनली नेगेटिव, एंड फाइनली नेगेटिव। तो देखो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन सबसे पहले मुझे बताओ किस में होगा, शॉर्ट में होगा या लॉन्ग में होगा। सर शॉर्ट में होगा। तो शॉर्ट रन के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होगा। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इंक्रीज क्वांटिटी, हम क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो मुझे बताओ क्वांटिटी कैसे इंक्रीज होगी। सर जब हम एक फैक्टर, मतलब कि जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और अदर फैक्टर क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये किस फेसिस में होगी, 3 फेसिस में होगी। मतलब सबसे पहले जो हमारा टीपी होगा स्टूडेंट वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ेगा, उसके बाद टीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद टीपी क्या करेगा, फॉल, उसके बाद टीपी क्या करेगा, फॉल। ये जो एमपी लिखा है ये मैं बाद में बताता हूं, आप जो एमपी लिखा है वो मैं बाद में बताता हूं। अजम्पशन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या अजम्पशन है। सबसे पहले शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे फैक्टर हैं वो हमारे पास 2 हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स फैक्टर, बिल्कुल ठीक है। जो लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ऑल फिक्स फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड, सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब ये लॉ क्या कह रहा है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कह रहा है, डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर। तो हमने क्या करना है जी, अलग अलग वेरिएबल फैक्टर की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो किसके साथ कंबाइंड की जाएंगी, फिक्स फैक्टर के साथ। ये जो लॉ अप्लाई होगा, लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, केवल प्रोडक्शन के लिए अप्लाई होगा ये लॉ, केवल ये लॉ प्रोडक्शन के लिए अप्लाई होगा। इसका मतलब कि ये लॉ सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये लॉ सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं होगा। इफेक्ट चेंज इन आउटपुट, आउटपुट के अंदर चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, बिल्कुल सही बात है, फिक्स फैक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्या अज्यूम कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। मतलब कि एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद क्या होगा कि जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है और जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। मतलब कि वो उस तरीके से यूज नहीं हो पाएंगे। इसका क्या मतलब है, मान लो आपके पास स्कूटी है, अब मुझे बताओ भाई स्कूटी पे 2 लोग बैठे हैं, अच्छा एक आदमी स्कूटी चला रहा है, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, सर अच्छा लगेगा। 2 लोग स्कूटी में बैठे हैं, अच्छे लगेंगे भाई। 3 लोग बैठे हैं, अच्छा। 4 लोग बैठे हैं भाई, अगर ज्यादा बैठ गए तो एक टाइम आएगा वो स्कूटी चलेगी नहीं, एक टाइम आएगा वो स्कूटी चलेगी नहीं। मतलब कि आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते चले जा रहे हो,
आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते चले जा रहे हो, और ये वेरिएबल फैक्टर जो बढ़ रहे हैं ये किसके साथ एम्प्लॉयड किए जा रहे हैं? फिक्स फैक्टर के साथ। तो एक टाइम आएगा कि आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ा भी लोगे तो भी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं, तो भी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं। तो ये कह रहा है कि वो टाइम क्या है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ईच अदर का। इसलिए इसलिए जहां पे टीपी मैक्सिमम होगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, जहां पे बेटा टीपी मैक्सिमम होगा उसके बाद हमें अपना प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। उसके आगे रोकने का मतलब उसके आगे हमें वेरिएबल फैक्टर को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमने अजम्पशन देख ली, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अंदर क्या क्या अजम्पशन थी। एग्जाम में नहीं आती है, मैंने समझाने के लिए समझा दिया, एग्जाम में नहीं आती, कभी नहीं आता एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है जी। अब मैं टेबल के थ्रू आपको ये ग्राफ समझाऊंगा, टेबल के थ्रू मैं आपको ये ग्राफ समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। मेरे पास फिक्स फैक्टर है लैंड, आप देखो लैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर जो हमारा फिक्स फैक्टर होता है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। वेरिएबल फैक्टर लेबर, लेबर हमारा यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर है, अगर आप देखोगे तो लेबर बढ़ता चला जा रहा है, लेबर क्या हो रहा है? हमारी बढ़ती चली जा रही है। पहले पहले हमारी लैंड में एक लेबर काम कर रही थी, हम 10 यूनिट्स का उत्पादन कर रहे थे, कुल उत्पादन हमारा कितना था? 10 यूनिट्स का हो रहा था। फिर लैंड में कोई चेंज नहीं आया, हमने एक लेबर और बढ़ा दी, हमारा उत्पादन और बढ़ गया। हमने एक लेबर और बढ़ा दी, हमारा उत्पादन बढ़ गया। कितना उत्पादन हो गया? 30 यूनिट्स का। लैंड में कोई चेंज नहीं आया, हमने एक लेबर और बढ़ा दी, हमारा उत्पादन और बढ़ गया 45। लैंड में कोई चेंज नहीं, हमने एक लेबर और बढ़ा दी, हमारा उत्पादन बढ़ गया 52। लैंड में कोई चेंज नहीं, हमने एक लेबर और बढ़ा दी, हमारा उत्पादन बढ़ गया नहीं, बढ़ा ही नहीं भाई, 52 ही रहा। फिर लैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा, हमने एक लेबर और बढ़ा दी, अब हमारा उत्पादन बढ़ा नहीं भाई, गिर गया। अब हमारा उत्पादन बढ़ा नहीं, गिर गया। कोई भी बच्चा मुझे ये बताएगा, अगर आप ग्राफिकली देखोगे, अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो टीपी यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट में, जहां पे 5 यूनिट है वहां पे टीपी क्या है? अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया था। 5 यूनिट पे अगर आप देखोगे तो टीपी अपने मैक्सिमम, मैं तो कहूंगा 4 यूनिट पे ही वो अपने मैक्सिमम में पहुंच चुका था, 5 में भी वो मैक्सिमम में ही था। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि 4 और 5 में वो मैक्सिमम में है। तो भैया जब 4 यूनिट पे ही आप मैक्सिमम में हो तो आपको 5 में जाने की जरूरत ही क्या है? जब 4 में आप मैक्सिमम में हो तो एक लेबर और क्यों बढ़ा रहे हो? खर्चा बढ़ेगा ना, लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। उत्पादन आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन में पहुंच चुका है कि ये मैक्सिमम आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जो आपके पास फिक्स फैक्टर है उससे आपका यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपको लेबर बढ़ाने की क्या जरूरत है? मेरा आप सारे बच्चों से क्वेश्चन है, मेरा आप सारे बच्चों से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन क्या है सारे बच्चों से? ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है, देखते हैं कौन सा। और हमारे साथ यहाँ पे आर्यन, खुशी, दीपांशु, अभ्या, बस वो प्रियांशु चला गया कहीं, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा क्वेश्चन क्या है? जब 4 लेबर काम कर रही थी 52 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, 5 लेबर काम कर रही हैं तो भी 52 का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? आप में से किसी बच्चे को रीजन पता है? या आप सोचो क्या रीजन होगा कि भैया प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। देख लो आप, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, MP 0, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं हमारा। ऐसा क्या हुआ कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा? अभी तक तो हम लोग लेबर बढ़ा रहे थे भाई, प्रोडक्शन बढ़ रहा था। फोर्थ,
4 के बाद जब हमने 5 लेबर कर दी तो हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं, हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं। कोई भी बच्चा इसका रीजन बता सकता है चैट बॉक्स में। जिस बच्चे को रीजन नहीं पता वो लिख दो नो, जिस बच्चे को रीजन नहीं पता वो लिख दो नो। आर्यन ने बोला है फिक्स फैक्टर, आर्यन ने बोला है फिक्स फैक्टर, बहुत बढ़िया बेटा। जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, आंसर देता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, ठीक है ना। आर्यन का आंसर यहाँ पे गलत है वैसे, बट उसने पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़िया, उसने पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब मैं बताऊंगा क्यों गलत है। तो बाकी के बच्चे अगर नहीं आता तो नो लिख दो, अदरवाइज कुछ ना कुछ आप लिख के भेजो। खुशी कह रही है सर पता नहीं, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अभ्या कह रही है सर पता नहीं, वेरी गुड, कोई बात नहीं। दीपांशु को भी नहीं पता। चलो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आर्यन का आंसर गलत कैसे है, सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे, आर्यन भी खुद जवाब देगा मुझे कि बेटा आर्यन आपको भी खुद जवाब देना है। एक बार मैं कैमरा ऑन कर देता हूं, मैं कैमरा ऑन कर देता हूं, मैं आपके सामने आ गया। तो आर्यन बेटा आपको भी जवाब देना है। मुझे बताओ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की। क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात कर रहा है? आंसर इज यस। क्या शॉर्ट रन प्रोडक्शन में, क्या शॉर्ट रन प्रोडक्शन में फिक्स फैक्टर में चेंज आ सकता है या नहीं? आंसर इज यस और नो। क्या शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर में चेंज आ सकता है या नहीं? आंसर इज यस और नो। तो यहाँ पे बच्चों ने बताया नहीं आ सकता। तो आर्यन देखो, आपने कहा सर फिक्स फैक्टर वो वजह है जिसकी वजह से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा, तो आपका आंसर तो गलत हो गया भाई। फिक्स फैक्टर तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, हम तो शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर चेंज कर ही नहीं सकते। जब हम शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर चेंज कर ही नहीं सकते तो वो रीजन कैसे होगा हमारा, फिर वो रीजन हमारा कैसे होगा? तो हमें रीजन क्या देना था, हमें रीजन क्या देना था, मतलब फिक्स फैक्टर लिखने से पूरा नहीं होगा, हमें ये रीजन देना था कि सर जो हम अपनी लेबर बढ़ा रहे हैं वो लेबर किस में एम्प्लॉयड हो रही है? फिक्स फैक्टर के अंदर। वो लेबर किसके अंदर एम्प्लॉयड की जा रही है? फिक्स फैक्टर के अंदर। इसको आप एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, स्कूटी का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक लड़के के पास स्कूटी है, वो अकेला चला रहा है, भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, उसने अपना दोस्त साथ में बैठा लिया, भाई बहुत बढ़िया बात। भाई एक और दोस्त, अब 3 लोगों की सवारी हो गई भाई, तो भाई गलत बात है, फिर चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया, भाई एक टाइम आएगा वो स्कूटी चलेगी नहीं। देखो स्कूटी तो चेंज नहीं हुई ना, फिक्स फैक्टर क्या है? स्कूटी, स्कूटी चेंज नहीं हो रही, और शॉर्ट रन में आप चेंज कर भी नहीं सकते। अब ये थोड़ी ना कि आपके 3 फ्रेंड हो गए तो आप एक नई स्कूटी खरीद के लेके आओगे। सर सही बात है, हम क्यों लेके आएंगे? तो कहानी यहाँ पे क्या है भाई, कि जो आप अपने लेबर एम्प्लॉयड कर रहे हो वो लेबर काम किस में कर रहे हैं? फिक्स फैक्टर के साथ काम कर रहे हैं। वो काम किसके साथ कर रहे हैं? फिक्स फैक्टर के साथ। तो लेबर को एम्प्लॉयड करने से, लेबर को एम्प्लॉयड करने से, किसके साथ एम्प्लॉयड करने से? फिक्स फैक्टर के साथ एम्प्लॉयड करने से जो हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है, मतलब कि जो हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा क्या है? 52 है। इतनी लैंड पे, इतनी लैंड पे जब हम लेबर एम्प्लॉयड करते चले जाएंगे तो मैक्सिमम लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन है वो 52 यूनिट्स का है। इससे ज्यादा यूनिट्स का उत्पादन इतनी लैंड में हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा उत्पादन हो ही नहीं सकता। अब अगर आप चाहोगे कि और लेबर काम करे और प्रोडक्शन बढ़ जाए तो भाई फिर प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला, फिर उसके बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला। प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ने वाला? क्योंकि ज्यादा लोग हो गए, काम करने वाले क्या हो गए? ज्यादा लोग हो गए, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आएगी। अब इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आएगी क्योंकि लैंड से, उस जमीन के टुकड़े से मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो सकता था वो आपने निकाल लिया। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता था वो आपने निकाल लिया। आप चाहते हो और प्रोडक्शन हो जाए,
आप क्या चाहते हो और प्रोडक्शन हो जाए, तो क्या पॉसिबल है और प्रोडक्शन होना? नहीं भाई, आपने 2 बर्गर लिए, 2 बर्गर लिए और आप 2 बर्गर खा गए, अब आपके पास पैसे भी नहीं है, तो क्या आप तीसरा बर्गर खा पाओगे? नहीं खा सकते भाई, आप तीसरा बर्गर खा ही नहीं सकते। क्यों भाई? 2 बर्गर के पैसे थे, 2 बर्गर आपने खा लिए, अब पैसे भी खत्म हो गए। तो जितना इस लैंड से प्रोडक्शन होना था उतना प्रोडक्शन हो गया भाई। उस स्कूटी की जो कैपेसिटी थी उतनी कैपेसिटी तक वो स्कूटी चल सकती थी, अब उसमें ओवरलोड हो गया, तो भाई अब वो स्कूटी चलेगी नहीं, अब वो स्कूटी चलने वाली नहीं है। उस लैंड से जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता था उतना प्रोडक्शन हम कर चुके हैं। आपका मोबाइल 100% बैटरी चार्ज करता है, 100% उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। क्या आप उससे ज्यादा क्या आप उससे ज्यादा चार्ज? अच्छा एक बात मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताना, जो आपके मोबाइल की बैटरी है वो 100% चार्ज हो गई, उसके बाद आप उसको यूज करते हैं, तो यूज करने में क्या होता होगा? क्या मैक्सिमम उसका यूसेज का भी कोई टाइम पीरियड होता होगा कि मैक्सिमम इतना चल जाएगी, मिनिमम इतना तो चलनी है? अच्छा, जो मैक्सिमम उसका आउटपुट लेवल है बैटरी का, क्या उससे ज्यादा कभी वो चल पाएगी? मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या मोबाइल की बैटरी का जो मैक्सिमम आउटपुट वो हमें प्रोवाइड करवाएगी यूसेज के लिए, क्या कभी वो उससे ज्यादा हमें 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 यूज यूज दे पाएगी? क्या उससे उसकी एफिशिएंसी से ज्यादा हम उसे यूज कर लेंगे? तो सारे बच्चे कह रहे नो, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा उसी तरीके से इस लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो सकता है? 52 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो सकता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं लेबर बढ़ाऊंगा भी तो जाहिर सी बात है अब मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला, अब मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला। और यहाँ पे उसके बाद इकोनॉमिक्स क्या अजम्पशन लेती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो एक टाइम आएगा उल्टा आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक टाइम आएगा उल्टा आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए इसलिए स्टूडेंट, जितनी भी कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो पहले ही भाप लेती हैं, पहले ही पता लगा लेती हैं कि जो उनके पास प्लांट मशीनरी है, जो उनके पास फिक्स फैक्टर है, इन प्लांट और मशीनरी से मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है और कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। आगे देखो, आगे अब ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रीजन क्या था? हाँ जी, यहाँ पे रीजन क्या था कि हम लोग 52 के आगे हम लोग बढ़ नहीं पाए। तो यहाँ पे रीजन क्या था? यहाँ पे रीजन तो देखो फिक्स फैक्टरी था, रीजन तो फिक्स फैक्टरी था, पर हमें उसके आगे पूरा लिखना था। आर्यन बेटा, हमें पूरा रीजन लिखना था। रीजन तो फिक्स फैक्टर ही था, पर शॉर्ट रन के अंदर हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। आपने क्या रीजन देना था? आपने ये रीजन देना था कि सर जो वेरिएबल फैक्टर के अंदर जो लेबर एम्प्लॉयड किए जा रहे हैं, क्या रीजन देना चाहिए था? सर जो वेरिएबल फैक्टर के अंदर लेबर एम्प्लॉयड किए जा रहे हैं फिक्स फैक्टर के साथ, उसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम अचीव कर चुके हैं। हम मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या कर चुके हैं? अचीव। अगर वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉयड किया जा रहा है, अगर मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, अगर वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉयड किया जा रहा है फिक्स फैक्टर के साथ और हम लोगों ने मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेवल अचीव कर लिया है, हम लोगों ने मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव कर लिया है, तो उसके बाद हमें अपनी लेबर को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, मतलब आगे एम्प्लॉयड नहीं करना चाहिए। समझ में आया या नहीं? तो सारे बच्चों को रीजन पता लग गया, रीजन क्या है? चैट बॉक्स में बताओ, सारे बच्चों को रीजन पता लग गया? खुशी कह रही है यस, वेरी गुड। मोबाइल की बैटरी वाला एग्जांपल बढ़िया था, उससे बहुत क्लियरिटी आ गई आपको। आर्यन कह रहा है यस, वेरी गुड, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आप लोग एमपी निकाल लोगे? क्या सारे बच्चे टीपी की हेल्प से एमपी निकाल लेंगे? यस सर, हम लोग निकाल लेंगे। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले फेस, अगर मैं फेस 1 की बात करूं तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, फेस 1 की अगर मैं बात करूं तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का मतलब क्या? आपने एक लेबर बढ़ाई, भाई आपका प्रोडक्शन 20 से बढ़ गया। क्या मुझे बताओ तेजी से बढ़ा या नहीं बढ़ा? पहले जो प्रोडक्शन था वो 10 का हो रहा था, अब प्रोडक्शन डबल हो गया, तेजी से बढ़ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है पर कितना बढ़ रहा है? 15/7 बढ़ रहा है, पर 15/7 बढ़ रहा है, मतलब सर बढ़ तो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है पर क्या बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट से। और ऐसा कहां हो रहा है? फेज 2 में। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ये फेज 1 है आपके पास, तो फेज 1 में टीपी, टीपी को ध्यान से देखना, टीपी एकदम से बढ़ रहा है। तो यहां तक क्यू पॉइंट तक क्या हो रहा है? टीपी, टीपी क्या कर रहा है? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद देखोगे तो टीपी बढ़ तो रहा है, 15 बढ़ा है, 7 बढ़ा है, ठीक है, फिर तो 0 हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद बढ़ तो रहा है पर कैसे बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग रेट का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। तो फेज 1 के अंदर जो टीपी होगा वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। फेज 2 के अंदर क्या होगा बच्चों? सर इंक्रीज तो होगा बट डिमिनिशिंग रेट से होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और फेज 3 के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टीपी क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब फॉल करने लग गया, टीपी गिर गया, टीपी क्या कर गया? फॉल कर गया फेज 3 के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं एमपी की। किसकी बात करते हैं? एमपी की। एमपी की बात देखो क्या है, एमपी क्या हो रहा है, पूरा डायग्राम देखते हैं अच्छे तरीके से। ये आ गया आपके सामने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यूनिट है वेरिएबल फैक्टर की, ये हमारा एमपी है, ये हमारा टीपी है, और ये भी हमारी यूनिट है वेरिएबल फैक्टर की। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है जी। अगर आप एमपी देखोगे तो एमपी भी स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, और जैसे ही फेज 2 में आया तो आप देखोगे एमपी गिरने लग गया। फेज 2 में आते ही एमपी फॉल होने लग गया। यस और नो? यस सर। तो फेज 2 में आते ही अगर आप देखोगे तो एमपी क्या होने लग गया? हमारा फॉल होने लग गया। एमपी हमारा क्या होने लग गया? फॉल होने लग गया। और उसके बाद अगर आप फेज 3 में देखोगे तो एमपी कहां चला गया भाई? नेगेटिव। फेज 3 के अंदर एमपी कहां चला गया है? नेगेटिव चला गया है। तो कितने बच्चे ये डायग्राम रफली बना सकते हैं? क्या आप रफली इस तरीके से देखो, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना, नीचे वाला एमपी है वो इस तरीके से बना दो, पर ये ध्यान रखना है जहां एमपी देखो मैक्सिमम है, जहां पे एमपी मैक्सिमम होगा उसके बाद टीपी इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, और मैक्सिमम जो एमपी है उसके बाद एमपी क्या करेगा? फॉल करेगा। उसके बाद एमपी क्या करेगा? फॉल करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले मुझे ये बताओ, चैट बॉक्स में मुझे ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। आर्यन कह रहा है यस, वेरी गुड। खुशी कह रही है यस, वेरी गुड। चलो जी, सबको आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो एग्जाम में जब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिख के आना है? सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट लिख के आनी है। सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करेंगे? ये स्टेटमेंट लिख के आएंगे। और स्टेटमेंट क्या है? हाँ जी, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? ये स्टेटमेंट लिख के आएंगे, और स्टेटमेंट के अंदर आप लिख के आ जाएंगे कि अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं क्वांटिटी, अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं क्वांटिटी, तो हमें ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड, तो हमें अदर इनपुट को फिक्स रखना पड़ेगा और एक इनपुट को हम बढ़ा सकते हैं। और फिर हम उसमें लिखेंगे टीपी इनिशियली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीज, then decreasing rate, and finally at negative rate, finally at negative rate। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपी सबसे पहले क्या कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे लिखा है फाइनली एट नेगेटिव रेट, आप नेगेटिव मत लिखो, एंड फाइनली
फॉल्स। फाइनली नेगेटिव मत लिखो, फाइनली फॉल्स लिखो, क्योंकि टीपी बाद में क्या करने लग जाएगा, फॉल करने लग जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, नेगेटिव जो होगा ना वो एमपी होगा, नेगेटिव जो होगा वो एमपी होगा, तो इसको करेक्ट कर लो। फाइनली, फाइनली क्या लिखोगे, फॉल्स, फाइनली फॉल्स। तो यहाँ पे टीपी पहले इंक्रीज है, फिर डिक्रीज है और फिर फॉल है। एमपी पहले इंक्रीज, फिर उसके बाद डिक्रीज और पॉजिटिव रहेगा, बट बाद में क्या हो जाएगा, फेज 3 के अंदर नेगेटिव हो जाएगा एमपी। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, पहले आपने डेफिनेशन लिख दी, तीनों फेस आपने बता दिए, पूरी एक प्रेजेंटेशन में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी होती है। तो आप लोग मेरे को आंसर भेजना, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो 6 नंबर बहुत ज्यादा बड़ी वेटेज रखते हैं हमारे लिए। एग्जाम के अंदर हमें 6 में से 6 लेने होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग ये छाप के आ जाना, उसके बाद ये तीनों फेस बता देना, उसके बाद आप लोग क्या करना, ये टेबल बनाना, टेबल बनाने के बाद आपको ये पूरा ग्राफ बनाना है, और ग्राफ जब बनाओगे, अब इसको लिखना है, अब इस ग्राफ को लिखना है। अब ग्राफ को लिखना कैसे है वो आपको सिखाता हूं। तो ये तीनों तीनों फेस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो जाके हमें 6 नंबर मिलेंगे। ये तीनों फेस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो जाके हमें 6 नंबर मिलेंगे। तो ये तीनों फेस मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो अभी कुछ भी नहीं लिखना है आपने, अभी कुछ नहीं लिखना है आपने, आप क्लास खत्म होने के बाद नोट्स बनाओगे, ठीक है जी। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग नोट्स बनाओगे। फेज 1 में देखो क्या होगा, फेज 1 के अंदर कह रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एट फेज, at first phase every additional variable factor add more and more to the total output। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को इंप्लॉयड करते चले जाएंगे, हमारा टोटल आउटपुट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। इसका मतलब क्या है, टीपी इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, एंड एमपी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर रेज, और एमपी जो होगा उसका वेरिएबल फैक्टर जो होगा वो क्या करेगा, रेस करेगा, वो भी बढ़ेगा। तो सिंपल वर्ड से लिखने का, सबसे पहले क्या लिख दोगे, इन द फर्स्ट फेज। सबसे पहली लाइन क्या लिख के आओ, सबसे पहले तो ये हेडिंग डाल दोगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। दूसरा क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है जी। और तीसरा आपके पास क्या है, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। असली में तीसरे को नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। नेगेटिव क्यों बोलते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला आप क्या हेडिंग डालोगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये हेडिंग आपने डाल ली। ब्रैकेट में आपने लिख लिया, क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर, अंची, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो सबसे पहले आप लोग लिख दोगे in the first phase, in the first phase every additional variable factor। अब मुझे बताओ, आपको लैंग्वेज अगर थोड़ी सी टिपिकल लग रही है तो मैं सिंप्लीफाइड करवा देता हूं, और सिंप्लीफाइड करवा के आपको लिखवा देता हूं। एक बार आप लिख लो, फेज 1 आप लिख लो मेरी लैंग्वेज में, उसके बाद फेज 2 अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। फेज 1 मेरी लैंग्वेज में लिख लो आप, फेज 1 आप मेरी लैंग्वेज में लिख लो, ये हेडिंग डाल दो, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, टीपी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, इतना आप डाल दो हेडिंग। और अगर लिख लिया हो तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। सिंप्लीफाइड वे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सिंप्लीफाइड वे का मतलब मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज आपको लिखवाऊंगा, मैं इंग्लिश नहीं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज आपको लिखवाने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, तो आप लोग यहां पे लिखेंगे इन द फर्स्ट फेज कॉमा, लिखो दीपांशु, लिखो बेटा
in the first phase, comma, when increase in variable factor in the first phase, comma, in the first phase, comma, increase in the variable factor, increase in the variable factor, then total output, then total output will increase, then total output will increase. So in the first phase, comma, increase in variable factor, then total output will increase. बिल्कुल सिंपल हो गया, फुल स्टॉप. इट मीन्स टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. इट मीन्स कॉमा, ये लाइन पूरी कॉपी हो जाएगी, ये लाइन पूरी कॉपी हो जाएगी. इट मीन्स टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर रेस. ये पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर दो. लिख लोगे, मुझे लिख देना एक बार. डन. लिख लोगे, मुझे एक बार बता देना. डन. फिर मैं आगे बढ़ता हूं. खुशी ने लिख लिया, बहुत बढ़िया बेटा, स्पीड अच्छी है आपकी, वेरी गुड. आर्यन ने लिख लिया, वेरी गुड. अभ्या का हो गया, बहुत बढ़िया. चलो दीपांशु देखो बेटा, उसके बाद प्लीज स्टॉप राइटिंग, बाद में यहीं से कॉपी करना है, ये चीज यहीं से कॉपी होगी, आप सुन लो. प्लीज स्टॉप राइटिंग. दीपांशु ध्यान से देखो, कहता है इट हैपन्स बिकॉज इनिशियली क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज टू स्मॉल. कह रहा है इनिशियली क्या होगा, कि इनिशियली क्या कह रहा है, इट हैपन्स बिकॉज इनिशियली क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज टू स्मॉल. मतलब इनिशियली क्या होगा, टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से. क्यों इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि जो क्वांटिटी है वेरिएबल फैक्टर की वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपैरिजन टू फिक्स्ड इनपुट. तो सिंपल अपनी लाइन में लिख सकते हो, ठीक है जी. एज प्रोडक्शन स्टार्ट there is efficient use of fixed input which raise the productivity of variable input due to division of labor, due to division of labor as seen in the schedule and diagram. schedule का मतलब table and diagram. one labor produced 10 unit. एक लेबर कितनी यूनिट्स का उत्पादन कर रही थी, 10 यूनिट्स का उत्पादन कर रही थी. दो लेबर कितनी यूनिट्स का उत्पादन कर रही थी, 30 यूनिट्स का उत्पादन कर रही थी. इट इंप्लाइज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट क्यू, वो आप देख लोगे पॉइंट क्यू तक. एमपी राइजेस टिल मैक्सिमम पॉइंट पी. तो एमपी कब तक बढ़ेगा, जब तक वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं पहुंचता. विच मेक्स द एंड ऑफ फर्स्ट फेज. तो यहां पे क्या समझ में आया, ये क्या लिख के आओगे आप, क्या लिख के आओगे, इनिशियली, मैं बस बता रहा हूं, आप अपनी वर्डिंग में लिख के आ सकते हो कि इनिशियली इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट इज टू स्मॉल, या इट इज टू स्मॉल एज कंपैरिजन टू फिक्स इनपुट. तो इनिशियली आवर इनपुट इज इंक्रीज, इनिशियली आवर प्रोडक्शन इज इंक्रीज बिकॉज वेरिएबल इनपुट इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू फिक्स इनपुट. तो इनिशियली हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि जो वेरिएबल इनपुट है वो क्या है, स्मॉल है इन कंपैरिजन टू फिक्स इनपुट के. तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो प्रोडक्शन स्टार्ट्स देयर इज एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स इनपुट. तो हम लोग क्या है, एफिशिएंट यूज करना चाहेंगे फिक्स इनपुट का. विच रेस हमारी प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन क्या करेगा, बढ़ाएगा, जो हमारी प्रोडक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा. ठीक है जी. और फिर उसके बाद ये आप शेड्यूल से क्या हो रहा है, ये तो आप लिख के आ जाओगे. तो सबसे पहले आपने इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के बारे में बताया कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों हो रहा है, क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है. फिर आपने उसका कारण बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वेरिएबल इनपुट है एज कंपैरिजन टू फिक्स इनपुट वो स्मॉल है, और
तीसरे फेज में आपने शेड्यूल और डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। तो पहले फेज के अंदर जो आप लिख रहे हो उसका मतलब बताओ, दूसरे में कारण बताओ और तीसरे में एक्सप्लेन कर दो। 3 बातें समझ में आई या नहीं आई, चैट बॉक्स में बताओ। इसी तरीके से आपको आंसर लिख के आना है और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 में से 6 मिलेंगे आपको, 6 में से 6। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं आया, चैट बॉक्स में बताओ। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। चलो आर्यन आगे देखो, फेज 2 देखो बेटा, फेज 2 में क्या करना है। फेज 2 में आप क्या लिखोगे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। टीपी इंक्रीज तो करेगा पर डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग का मतलब मैंने बताया धीरे धीरे बढ़ेगा, और एमपी अपना मैक्सिमम पहुंच चुका है, तो एमपी आपको पता है यहाँ फॉल करने वाला है। यहाँ पे एमपी क्या करने वाला है, फॉल करने वाला है, क्योंकि आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी, देन आफ्टर टीपी, सॉरी, after reaching of maximum point of MP, then after MP falls, sorry, slipping of tongues, sorry। तो यहाँ पे MP क्या है, MP अपने मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के बाद, MP अपने मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के बाद क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है सर, हेडिंग डाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड फेज में क्या लिखोगे, एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स लेसर एंड लेसर आउटपुट। अब जितना भी हम यहाँ पे एडिशनल क्या करेंगे, लेबर यहाँ पे लगाएंगे, वो लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब बढ़ेगा नहीं, तो टीपी तो इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब अब ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पहले तो क्या था कि लेबर कम थी, किसके कंपैरिजन में, फिक्स इनपुट के कंपैरिजन में। फिर लेबर आपने बढ़ा दी, प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गई। अब क्या हो रहा है भाई, लेबर आप बढ़ा रहे हो, लेबर आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, पर जो आपका फिक्स इनपुट है तो उसके कंपैरिजन में लेबर ज्यादा होती चली जा रही है। अब लेबर ज्यादा हो रही है, ठीक है जी। अब यहां पे देखो रीजन में भी देखना, ये वही लिखने वाला है। रीजन में भी देखो ये क्या लिख रहा है, इट हैपेंस बिकॉज आफ्टर लेवल ऑफ आउटपुट, तो ये क्या हो गया, प्रेशर पड़ गया फिक्स इनपुट में, लीड फॉल्स द प्रोडक्टिविटी। तो वो जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, जो हमारा फिक्स इनपुट है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, क्योंकि आपका जो वेरिएबल फैक्टर जो आप इंप्लॉयड कर रहे हो वो ज्यादा है इस बार, और आपका जो फिक्स इनपुट है वो क्या है, कम है। अब आप यहां पे लिखोगे सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में आप क्या लिखोगे, सेकेंड फेज एंड कहां पे हो रहा है, पॉइंट एस पे एंड हो रहा है, वो आप वहां से देख लोगे ग्राफ से। एमपी इज 0, एमपी वहां पे क्या है, 0 है। टीपी क्या है, मैक्सिमम, टीपी अपना मैक्सिमम है। चलो एक बार पॉइंट एस आपको दिखा देते हैं जहां पे एंड हो रहा है। ये देखो यहां पे जहां पे एमपी 0 होगा, जहां पे एमपी 0 होगा वहां पे टीपी मैक्सिमम होगा, जहां पे एमपी 0 होगा टीपी अपना मैक्सिमम होगा। देखो दो चीजें आपने सीखी हैं। फेज 1 में आपने क्या सीखा, एमपी यहां पे मैक्सिमम है, एमपी यहां पे क्या है, मैक्सिमम है। तो जहां पे एमपी मैक्सिमम होता है तो टीपी क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। जब एमपी अपने मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच जाएगा उसके बाद वो फॉल करेगा, और फॉल करेगा कहां तक भाई, 0 तक, जब तक वो 0 नहीं हो जाता। पर जहां पे एमपी 0 होगा वहां पे टीपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, वहां पे टीपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये आप फेज 2 में देख सकते हैं, ठीक है जी। इसको आप पढ़ लेना, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से पढ़ लेना, होमवर्क है आपका। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। तो यहां पे क्या कह रहा है, जो हमारा पॉइंट एस है वहां पे एमपी क्या है, 0, और टीपी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है जी, 52 यूनिट्स। सेकेंड फेज इज वेरी क्रूशल। जो सेकेंड फेज है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे प्रोड्यूसर है, रैशनल है, विल ऑलवेज एम टू प्रोड्यूस इन दिस फेज। रैशनल का मतलब क्या होता है कि भैया हर कोई उत्पादक, प्रोड्यूसर का मतलब हर कोई उत्पादक चाहता है, उसका एम ही ये टू प्रोड्यूस मैक्सिमम, कि हम लोग मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाए, हम लोग अपनी मशीनरी का, अपनी फिक्स फैक्टर का
फुल यूटिलाइजेशन कर पाए। जैसे आपके पास मोबाइल है, क्या आप अपने मोबाइल का फुलर यूटिलाइजेशन करते हैं? जैसे मेरे पास लैपटॉप है, क्या मैं अपने लैपटॉप का फुलर यूटिलाइजेशन करता हूं? तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास तीनों लैपटॉप है और तीनों लैपटॉप मेरे बेटा कम से कम आप मान के चलो 12 से 14 घंटे बिजी रहते हैं। और 12 से 14 घंटे वो क्यों बिजी रहते हैं? क्योंकि मेरी वीडियो क्लासेस होती हैं, तो उसकी वजह से वो बिजी होते हैं। ठीक है जी, कुछ ना कुछ काम किसी ना किसी लैपटॉप के अंदर चलता रहता है। तो इसका मतलब कि मैं फुलर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं अभी अपना मोबाइल कैसे यूज कर रहा हूं, देखो इसका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। मैं लैपटॉप में पूरी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके साथ जो मेरा कम्युनिकेशन है वो मेरे मोबाइल के थ्रू हो रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। उसी तरीके से हर कोई उत्पादक चाहता है कि वो अपने फिक्स फैक्टर का क्या करे, फुलर यूटिलाइजेशन करे। टीपी इज मैक्सिमम, टीपी कहां पहुंच जाएगा भाई, मैक्सिमम में पहुंच जाएगा। एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज पॉजिटिव, अभी एमपी का जो वेरिएबल फैक्टर है वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही था। लास्ट फेज देख लो बस, फिर हमारी क्लास खत्म है। नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब क्या है, थर्ड फेज। ये कहां से स्टार्ट होगा, 6 यूनिट से स्टार्ट होगा। अब यहां से नेगेटिव फेज आ जाएगा। हमने वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉयड किया विच कॉसेस, जिसकी वजह से टीपी क्या होने लग गया, डिक्लाइन। मैंने बोला था वहां पे डिक्लाइन लिख लो, या फॉल्स बोल लो या डिक्लाइन बोल लो। एमपी नाउ बिकम्स नेगेटिव, देखो जैसे ही टीपी डिक्लाइन करेगा एमपी क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए इसे नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर भी बोला जाता है। इट हैपन्स बिकॉज अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट बिकम्स टू लार्जर। अब देखो जो वेरिएबल इनपुट है वो भाई बहुत ही ज्यादा हो गया, किसके कंपैरिजन में, फिक्स इनपुट के। तो भैया फिक्स इनपुट से जितना मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट हो सकता था वो हमने करके देख लिया। अब उसके बाद भी तुम लेबर बढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। अगर एक मशीन को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चलाओगे तो भाई फिर वो चलेगी नहीं, थोड़ी देर के बाद वो खराब हो जाएगी। एक पंखे को ऑन करके छोड़ देना, 1 महीने तक थोड़ी ना चलेगा भाई वो लगातार। बीच में वो इतना गर्म हो जाएगा, उसकी कॉइल्स इतनी गर्म हो जाएंगी, अंदर जो एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं वो इतनी गर्म हो जाएंगी कि भाई वो एक टाइम आएगा वो फैन चलना बंद हो जाएगा। थर्ड फेज आफ्टर पॉइंट एस एमपी कर्व एंड पॉइंट एम टीपी कर्व। तो यहां पे बता रहा है थर्ड फेज कहां से स्टार्ट होता है। तो थर्ड फेज कहां से स्टार्ट होता है भाई, पॉइंट एस के बाद, जो एमपी में बताया गया। और टीपी में क्या है, सॉरी, एमपी में पॉइंट एस के बाद स्टार्ट होता है और टीपी में पॉइंट एम के बाद स्टार्ट होता है। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा एस के बाद स्टार्ट हो रहा था थर्ड फेज, और यहाँ पे एम के बाद हो रहा है, ये आप देख सकते हो। तो ये बहुत इजी होता था, मेरे को भी बहुत मजा आता था इकोनॉमिक्स के अंदर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था 11th-12th के अंदर इकोनॉमिक्स। क्योंकि देखो इसके अंदर आपको सीखना क्या है, आपको ग्राफ बनाने सीखने, टेबल सीखनी है और बस उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और कुछ नहीं सीखना आपने। एमपी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा थर्ड फेज के अंदर। अब देखो कोई भी वेरिएबल फैक्टर आप इंप्लॉयड करोगे एमपी नेगेटिव ही होना है, क्योंकि आप टीपी मैक्सिमम पहुंच चुका है। नो फर्म, कोई भी फर्म नहीं चाहती इस फेज के अंदर काम करना। मुझे बताओ सारी फर्म्स किस फेज में काम करना चाहती हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताओ सारी फर्म्स किस फेज में काम करना चाहती हैं। अगर आपने सही आंसर बताया इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे सारी फर्म्स किस फेज पे काम करना चाहती हैं, चैट बॉक्स में बताओ। तो स्टूडेंट सारी फर्म्स यहाँ पे फेज 2 के अंदर काम करना चाहती हैं। सारी फर्म्स कौन सी फेज के अंदर काम करना चाहती हैं, फेज 2 के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारा फेज 2 है उसके अंदर क्या हो रहा है, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। सारे बच्चों को समझ में आ गया या नहीं, बताओ मुझे चैट बॉक्स में बताओ, सारे बच्चों को समझ में आ गया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। आर्यन कह रहा है यस सर, दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। अभ्या कह रही है यस सर, वेरी गुड। खुशी,
यस सर, वेरी गुड। तो बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग यहीं पे अपनी वाइंड अप कर रहे हैं, यहीं पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं। और कल आपको पता है थर्सडे है, शेड्यूल सारे बच्चों को पता है। थर्सडे को हमारी शाम को 4:30 से 6:30 पहले अकाउंट्स की क्लास होगी, जिसके अंदर कैश बुक करेंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास। और एमडब्ल्यूएफ के अंदर हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है मॉर्निंग 6:30 टू 7:30 इकोनॉमिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, टेक केयर।